गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। न्यायिक सक्रियता हमारा टॉपिक चल रहा है। न्यायिक सक्रियता पर हमारी चर्चा जारी है। पिछली वीडियो में हमने न्यायिक सक्रियता का अर्थ समझा कि न्यायिक सक्रियता क्या है, साथ ही न्यायिक सक्रियता की आवश्यकता हमें क्यों महसूस हुई और इसके साथ साथ न्यायिक सक्रियता के साधन कौन कौन से हैं और न्यायिक सक्रियता के आधार जो है बेसिस क्या हैं, उन विषयों पर हमने चर्चा की। तो उसी कड़ी में हम आगे चलते हैं और आज हम बात करेंगे न्यायिक सक्रियता के पक्ष और विपक्ष में तर्क। न्यायिक सक्रियता के पक्ष में क्या क्या तर्क दिए जाते हैं और न्यायिक सक्रियता के विपक्ष में क्या क्या तर्क दिए जाते हैं, क्योंकि अनेक ऐसे विद्वान हैं जो कि पक्ष में होते हैं और अनेक ऐसे विद्वान होते हैं जो कि विपक्ष में होते हैं। तो कुछ जो विचारक हैं उन्होंने न्यायिक सक्रियता के पक्ष में तर्क दिए हैं और जो आलोचना करने वाले हैं उन्होंने न्यायिक सक्रियता के विपक्ष में तर्क दिए हैं। तो आइए हम शुरुआत करते हैं न्यायिक सक्रियता के पक्ष में कौन कौन से तर्क हैं। तो न्यायिक सक्रियता के पक्ष में तर्क। न्यायिक सक्रियता के पक्ष में यानी कि अनेक ऐसे विद्वान भी हैं जो ये कहते हैं कि न्यायिक सक्रियता सही है, यानी कि न्यायपालिका जब कार्यपालिका और विधानपालिका के कार्यों में हस्तक्षेप करती है ये एक प्रकार से सही है और उसके हमें अनेक फ़ायदे भी हैं, अनेक प्रकार से हमें ये उपयोगी भी हैं। और इसके पक्ष में कौन कौन से तर्क दिए जाते हैं, उसमें पहला तर्क है कि सरकार को क्रियाशील बनाने में सहायक है न्यायिक सक्रियता। पक्ष में जो विचारक हैं वो कहते हैं कि न्यायिक सक्रियता जुडिशियल एक्टिविज्म सरकार को क्रियाशील बनाने के लिए बहुत ही ज़रूरी है, आवश्यक है। बिना न्यायिक सक्रियता के जो सरकार है, गवर्नमेंट है, वो एक्टिव नहीं हो सकती। गवर्नमेंट अनेक बार जो है वो एक्टिव नज़र नहीं आती है, यानी कि सक्रिय नज़र नहीं आती है, निष्क्रिय हो जाती हैं। और निष्क्रिय सरकार को एक्टिव करने के लिए न्यायिक सक्रियता ही एक सहारा है। इसलिए न्यायिक सक्रियता एक प्रकार से सरकार को एक्टिव करने का काम करती है। तो सरकार को एक्टिव बनाना यह न्यायिक सक्रियता में पहला व महत्वपूर्ण तर्क दिया जाता है, क्योंकि हम सभी जानते हैं कि सरकार के अलग अलग अंग हैं, जैसे कि विधानपालिका जो कि कानून का निर्माण करती है, कार्यपालिका लागू करती है। लेकिन अनेक बार ऐसे देखा गया है कि जो कार्यपालिका और जो विधानपालिका है वो अपने कर्तव्यों से विमुख हो सकती है, अपने कर्तव्यों का निर्वहन अच्छी प्रकार नहीं करती है। और अगर हम पीछे का इतिहास देखें तो पीछे का इतिहास देखने पर हमें पता चलता है, इस बात का आभास होता है कि अनेक बार ऐसी सिचुएशन आई है जब विधानपालिका और कार्यपालिका ने अपने कर्तव्यों को छोड़ दिया, यानी कि अपने कर्तव्यों का निर्वहन उन्होंने नहीं किया है। तो इस प्रकार से न्यायपालिका और कार्यपालिका से कर्तव्यों का निर्वहन करने के लिए उन पर फोर्स बनाना, एक प्रकार से दबाव बनाना या उनसे अपने कार्यों का कर्तव्यों का निर्वहन करवाना न्यायपालिका ने किया है। और न्यायपालिका ने यह कार्य न्यायिक सक्रियता के माध्यम से किया है, जुडिशियल एक्टिविज्म के माध्यम से किया है। तो इस प्रकार से न्यायिक सक्रियता के पक्ष में पहला और महत्वपूर्ण ये तर्क दिया जाता है कि न्यायिक सक्रियता सरकार को एक्टिव बनाने में हमारी सहायता करता है और सरकार को एक्टिव बनाने के लिए न्यायिक सक्रियता बहुत ही ज़रूरी है। इसी के साथ न्यायिक सक्रियता के पक्ष में ये तर्क भी दिया जाता है कि न्यायिक सक्रियता से संविधान की सीमाओं का उल्लंघन नहीं हुआ है, क्योंकि अनेक विद्वान ऐसे कहते हैं कि जब न्यायपालिका न्यायिक सक्रियता करती है, यानी अपने कार्य क्षेत्र से बाहर जाकर कार्यपालिका और विधानपालिका के कार्यों में हस्तक्षेप करती हैं, तो उससे हमारा जो संविधान है
और संविधान की जो लिमिटेशन है, जो सीमाएं हैं, उसका उल्लंघन होता है। लेकिन इसके पक्ष में ये तर्क दिया जाता है कि इससे किसी प्रकार की जो संविधान का वायोलेशन है वो नहीं होता है, क्योंकि संविधान भी न्यायपालिका को ये शक्ति देता है कि वो कार्यपालिका और विधान पालिका के कार्यों की एक प्रकार से समीक्षा कर सकती है, और समीक्षा करने का अधिकार न्यायपालिका को दिया गया है। तो इस प्रकार से न्यायपालिका जब न्यायिक सक्रियता के माध्यम से विधान पालिका और कार्यपालिका के कार्यों में हस्तक्षेप करती है, तो यह संविधान की सीमाओं का कोई भी उल्लंघन नहीं है और संविधान की सीमाओं का उल्लंघन नहीं हो रहा है। तो यह भी न्यायिक सक्रियता के पक्ष में तर्क दिया जाता है। साथ ही न्यायिक सक्रियता के पक्ष में ये भी कहा जाता है कि जो जनहित याचिकाएं हैं, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन है, से न्याय जो है वो जल्दी मिलता है, सुलभ मिलता है। यह भी न्यायिक सक्रियता का एक अच्छा एग्जाम्पल है, न्यायिक सक्रियता के पक्ष में एक अच्छा उदाहरण है कि जनहित जो याचिका है, इनसे न्याय सुलभ मिल जाता है। इसके पक्ष में ये भी तर्क दिया जाता है कि जनहित याचिका से व्यक्ति को जल्दी न्याय मिलता है, तुरंत न्याय मिलता है, कम समय में न्याय मिलता है, और इसमें याची जो है वो वही व्यक्ति होना भी जरूरी नहीं है, कोई भी व्यक्ति जो है वो याचिका दायर कर सकता है। तो इस प्रकार से जनहित याचिका से न्याय जो है वो जल्दी शीघ्र मिल जाता है, और इस एक प्रकार से ये प्रणाली भी बहुत ही सुलभ सस्ती प्रणाली है, महंगी प्रणाली भी नहीं है, कॉस्टली भी नहीं है। तो यह भी इसके पक्ष में तर्क दिया जाता है कि न्यायिक सक्रियता से जनहित याचिका से जो न्याय मिलता है वो बहुत ही सुलभ मिलता है, बहुत ही जल्दी मिलता है, तुरंत मिलता है। तो इस प्रकार से यह भी इसके पक्ष में तर्क दिया जाता है। और साथ ही साथ ये भी कहा जाता है कि राजनीतिक जो प्रणाली है उसकी सही स्थिति को जानने में भी न्यायिक सक्रियता हमारी एक प्रकार से सहायता करता है, हेल्प करता है। क्योंकि अनेक बार ये देखने में आता है कि न्यायपालिका जो है वो अपने आप में एक प्रकार से स्वतंत्र है, इंडिपेंडेंट है हमारी न्यायपालिका, और उस पर विधानमंडल तथा कार्यपालिका का कोई भी नियंत्रण नहीं है। अतः इस प्रकार से हम ये भी कह सकते हैं कि न्यायपालिका उन्हें निर्देश दे सकती है जिसका पालन उन्होंने करना पड़ता है, यानी कि विधानमंडल और कार्यपालिका को जो निर्देश न्यायपालिका देती है, विधानमंडल और कार्यपालिका को वो निर्देशों का पालन भी करना पड़ता है। तो इस प्रकार से राजनीतिक प्रणाली की सही स्थिति, एक्चुअल में सिचुएशन क्या है, सही स्थिति को जानने में भी हमारी सहायता न्यायिक सक्रियता करती है। ये भी इसके पक्ष में तर्क दिया जाता है। और साथ ये भी कहा जाता है कि कानूनों की व्याख्या करने की न्यायपालिका जो है वो कानूनों की व्याख्या करती है एक प्रकार से, क्योंकि सरकार के जो अलग अलग अंग है, चाहे वो विधानपालिका है, कार्यपालिका है, न्यायपालिका है। तो विधानपालिका जिस कानून का निर्माण करती है, कार्यपालिका जिसको लागू करती है, और न्यायपालिका कानून की व्याख्या करती है। कानूनों को व्याख्या करने की शक्ति न्यायपालिका को दी गई है। और इसके साथ साथ कानूनों का निर्माण करना, वैसे तो कानून का जो निर्माण करने का काम विधानपालिका का है, और सेंट्रल लेवल पे हमारी जो विधानपालिका है वो संसद है, संसद में राज्यसभा, लोकसभा, और स्टेट लेवल पर हमारी विधानमंडल का, राज्य विधानमंडल का जिक्र करें तो उसमें विधानसभा और विधान परिषद शामिल है। तो इस प्रकार से ये कानून का निर्माण करते हैं। लेकिन अनेक बार ऐसी जो केस हैं वो आ जाते हैं जिन पर कोई भी कानून नहीं बना हुआ है, परिणाम स्वरूप उस पर कानून का निर्माण जो जजेज हैं, सुप्रीम कोर्ट के जो जजेज हैं, वो अपने विवेक से, अपने जो है कार्य अनुभव से, एक्सपीरियंस से और अपनी क्वालिफ़िकेशन के आधार पर उन पर निर्णय देते हैं, और वो एक प्रकार से कानून का निर्माण हो जाता है, कानून बन जाते हैं। तो इस प्रकार से
न्यायिक सक्रियता के पक्ष में ये तर्क दिया जाता है कि कानूनों की व्याख्या करने के साथ साथ कानून का निर्माण करने में भी हमारी सहायता न्यायिक सक्रियता करती है। तो इसलिए न्यायिक सक्रियता के पक्ष में ये भी तर्क दिया जाता है। और साथ ही साथ ये भी कहा जाता है कि न्यायिक सक्रियता जो है वो मानवीय अधिकारों की रक्षा में भी हमारी सहायता करता है। एक प्रकार से जो ह्यूमन राइट्स है, मानव अधिकार हैं, उनकी रक्षा में भी सहायता के रूप में न्यायिक सक्रियता काम करती है। क्योंकि हम देखते हैं कि न्यायिक सक्रियता के अभाव में बहुत सारे जो गैर कानूनी कार्य हैं, चाहे वो नज़रबंदी है या हम कह सकते हैं कि बच्चों के शोषण के जो मामले हैं आए दिन नज़र आते हैं, और साथ में महिलाओं के शोषण के मामले हैं, स्त्रियों के शोषण के मामले हैं, और स्त्रियों के अनैतिक व्यवहार के मामले आदि जनता के सामने आते रहते हैं। तो इस प्रकार से भारतीय संविधान में लोगों को अपने अधिकारों की रक्षा का अधिकार प्राप्त है, यानी कि किसी व्यक्ति के अधिकारों का उल्लंघन हो रहा है, व्यक्ति के अधिकारों की अवहेलना हो रही है, तो उस स्थिति में व्यक्ति न्यायपालिका का दरवाज़ा जो है वो खटखटा सकता है, न्यायपालिका में जा सकता है। परंतु न्यायपालिका में जाने वाले जो व्यक्ति हैं वो कितने हैं, बहुत ही कम है। क्योंकि एक तो व्यक्ति को इतना जो है वो एक प्रकार से ज्ञान है वो नहीं होता। इसके साथ साथ न्यायपालिका की जो टर्म्स हैं वो बहुत ही टिपिकल है, और न्यायपालिका यानी कि न्याय एक प्रकार से कॉस्टली भी है, बहुत ही ज़्यादा महंगा है, आम व्यक्ति की पहुंच से ये बाहर है। और न्यायपालिका में मिलता क्या है, तारीख पे तारीख मिलती है, लेकिन न्यायिक सक्रियता के माध्यम से मानव के जो अधिकार हैं उसको भी प्राप्त किया जा सकता है। तो इस प्रकार से मानव के जो अधिकार है, ह्यूमन जो राइट्स हैं, उनको प्राप्त करने में न्यायिक सक्रियता हमारी सहायता करता है। तो ये भी न्यायिक सक्रियता के पक्ष में एक तर्क दिया जाता है कि मानव अधिकारों की रक्षा में हमारी सहायता करता है। साथ ही लोगों का समर्थन भी मिला हुआ है, ये भी इसका एक प्लस पॉइंट है। न्यायिक सक्रियता के पक्ष में तर्क दिया जाता है कि न्यायिक सक्रियता एक प्रकार से अच्छी चीज़ है, लोगों का जो सपोर्ट है वो इसको मिला है, जुडिशल एक्टिविज्म को लोगों का सपोर्ट मिला है, लोगों का समर्थन मिला है, और लोगों ने इसका एक प्रकार से जो है वेलकम किया है कि न्यायिक सक्रियता जो है, जुडिशल एक्टिविज्म जो है वो बहुत ही अच्छी चीज़ है। और इस प्रकार से ये कहा जा सकता है कि लोगों का अगर समर्थन है और पब्लिक ओपिनियन है, जनता जनार्दन है, जनता की जब यस है तो वह चीज़ अच्छी चीज़ है। तो न्यायिक सक्रियता के पक्ष में ये भी तर्क दिया जाता है कि लोगों का समर्थन भी इसे मिला हुआ है। तो इस प्रकार से न्यायिक सक्रियता के जो पक्ष में तर्क है उसमें मुख्य है कि सरकार को क्रियाशील बनाने के लिए न्यायिक सक्रियता आवश्यक है। न्यायिक सक्रियता से संविधान की सीमाओं का उल्लंघन नहीं हुआ है। जनहित याचिका से न्याय सबके लिए सुलभ हो गया है और राजनीतिक प्रणाली की सही स्थिति जानने में सहायता करता है। कानूनों की व्याख्या करने के साथ साथ नए कानूनों का निर्माण करने में भी हमारी सहायता करती है न्यायिक सक्रियता। मानवीय अधिकारों की रक्षा में भी सहायता करती है और लोगों का समर्थन भी हमें क्या है, मिला हुआ है। तो इस प्रकार से न्यायिक सक्रियता के पक्ष में ये तर्क दिए जाते हैं। जहाँ न्यायिक सक्रियता के पक्ष में अनेक तर्क दिए जाते हैं, वहीं अनेक आलोचक भी हैं जो कि न्यायिक सक्रियता की आलोचना करते हैं, और उन्होंने तर्क भी दिए हैं कि न्यायिक सक्रियता सही नहीं है। न्यायिक सक्रियता के विपक्ष में कौन कौन से तर्क हैं, इस पर हम चर्चा करते हैं। न्यायिक सक्रियता के विपक्ष में तर्क यानी कि अनेक ऐसे विचारक हैं जो न्यायिक सक्रियता के पक्ष में नहीं है, और वो इन निम्न तर्कों के माध्यम से ये स्पष्ट करते हैं कि न्यायिक सक्रियता जो है वो सही नहीं है, वह कहीं ना कहीं एक प्रकार से दूसरी जो कार्यपालिका है उसके कार्य में हस्तक्षेप कर रही है। तो उसके निम्न कारण बताए हैं। पहला है, शक्तियों के पृथक्करण सिद्धांत के विरुद्ध है।
आलोचना करने वाले कहते हैं या न्यायिक सक्रियता के विपक्ष में पहला व मुख्य महत्वपूर्ण ये तर्क दिया जाता है कि न्यायिक सक्रियता जो है वो एक प्रकार से शक्तियों के पृथक्करण सिद्धांत के विरुद्ध है, क्योंकि हमारे यहाँ जो है वो संघात्मक शासन है। भारत में संघात्मक शासन प्रणाली है, फेडरलिज्म है हमारे यहाँ, और संघात्मक शासन प्रणाली में शक्तियाँ अलग अलग इकाइयों में बंटी हुई है। परिणाम स्वरूप सरकार के जो तीनों अंग हैं उनके कार्य क्षेत्र जो है वो भी अलग अलग बंटे हुए हैं, चाहे वो कार्यपालिका है, चाहे वो विधान पालिका है, चाहे वो न्यायपालिका है। न्यायपालिका के भी अपने कार्य क्षेत्र है, अपना जुरिडिक्शन है, क्षेत्राधिकार है। न्यायपालिका भी अपने कार्य क्षेत्राधिकार से बाहर कार्य नहीं कर सकती। इस प्रकार से न्यायिक सक्रियता जो है उसका अगर हम अर्थ पढ़ते हैं तो अर्थ क्या है न्यायिक सक्रियता का, कि जब न्यायपालिका अपने कार्य क्षेत्र से बाहर जाकर कार्य करती है और कार्यपालिका और विधानपालिका के कार्यों में हस्तक्षेप करती है, इंटरफेयर करती है, तो इस प्रकार से ये शक्ति के पृथक्करण सिद्धांत के एक प्रकार से क्या है विरुद्ध है, क्योंकि अपने कार्य क्षेत्र से बाहर कार्य कर रही है, कार्यपालिका और विधानपालिका के कार्यों में हस्तक्षेप कर रही है। तब आलोचना करने वाले कहते हैं कि ये न्यायिक सक्रियता के विपक्ष में तर्क है, क्योंकि शक्ति पृथक्करण में जब शक्तियाँ अलग अलग इकाइयों में वितरित हो गई हैं तो अलग अलग जो पालिकाएं हैं, चाहे वो कार्यपालिका है, विधानपालिका है, न्यायपालिका है, एक दूसरे के कार्यक्षेत्र में हस्तक्षेप नहीं कर सकती, और न्यायपालिका कार्यपालिका विधानपालिका के कार्यों में हस्तक्षेप करती है तो ये सही नहीं है। तो न्यायिक सक्रियता के विपक्ष में ये पहला तर्क दिया जाता है। और साथ ही ये भी कहा जाता है, यानी कि आलोचना करने वाले कहते हैं कि इसमें उत्तरदायित्व की कमी है, रिस्पॉन्सिबिलिटी नाम की कोई चीज़ नज़र नहीं आती। उत्तरदायित्व के सिद्धांत के ये एक प्रकार से विरुद्ध है, अगेंस्ट है। तो इस प्रकार से न्यायिक सक्रियता के विपक्ष में ये भी तर्क दिया जाता है कि न्यायिक सक्रियता जो है वो उत्तरदायित्व के सिद्धांत के विरुद्ध है, क्योंकि कार्यपालिका का अगर हम जिक्र करें या फिर विधानपालिका का जिक्र करें तो दोनों ही जो है वो जनता के प्रति उत्तरदायी है, जनता के प्रति रिस्पॉन्सिबल हैं, लेकिन न्यायपालिका जो है वो विधानमंडल तथा कार्यपालिका के प्रति उत्तरदायी नहीं होती है। इस प्रकार से न्यायिक सक्रियता के विपक्ष में ये भी तर्क दिया जाता है कि इसमें उत्तरदायित्व के सिद्धांत के विरुद्ध है, रिस्पॉन्सिबिलिटी के ये अगेंस्ट है। तो इस प्रकार से ये भी इसकी आलोचना के पक्ष में आलोचना की जाती है, विपक्ष में तर्क दिया जाता है। साथ ही ये भी कहा जाता है कि न्यायपालिका के प्राथमिक कार्य में बाधा उत्पन्न होती है। आलोचना करने वाले कहते हैं कि जब न्यायपालिका अपने कार्य क्षेत्र से बाहर जाकर, यानी कि अपना काम छोड़कर कार्यपालिका और विधानपालिका के कार्य में हस्तक्षेप करती हैं, उनकी असिस्टेंट करेगी, उनकी सहायता करेगी, तो वह अपना काम तो छोड़ देगी, अपना काम भूल जाएगी। तो इस प्रकार से न्यायपालिका के जो प्राथमिक कार्य हैं, चाहे वो न्याय करना है, कानूनों की संविधान की समीक्षा करना है, उनको तो वह छोड़ देगी और उन कार्यों में एक प्रकार से क्या है रुकावट पैदा हो जाएगी, बाधा पैदा हो जाएगी। तो इस आधार पर भी इसकी आलोचना की जाती है कि न्यायपालिका के जो प्राथमिक कार्य है, न्यायपालिका की जो प्राइमरी ड्यूटी है वह तो न्यायपालिका कर नहीं रही है और प्राथमिक कार्यों में बाधा उत्पन्न हो गई है न्यायिक सक्रियता से। तो इस प्रकार से न्यायिक सक्रियता के विपक्ष में ये भी तर्क दिया जाता है। और साथ ही साथ ये भी कहा जाता है कि यह संसदीय व्यवस्था के विरुद्ध है। आलोचना करने वाले कहते हैं कि पार्लियामेंट्री जो सिस्टम है, संसदीय जो प्रणाली है, उसके एक प्रकार से ये अगेंस्ट में है, विरोध में है, क्योंकि न्यायिक सक्रियता को संसदीय व्यवस्था के विरुद्ध मानकर भी इसकी आलोचना अनेक विद्वानों ने की है। और साधारण कानून बनाने का जो कार्य विधानपालिका के द्वारा किया जाता है और न्यायपालिका को केवल यह अधिकार है कि वह विधानमंडल द्वारा संविधान के उल्लंघन में
बनाए गए कानून को अवैध घोषित कर सकती है। तो इस प्रकार से संसदीय व्यवस्था के ये एक प्रकार से विरुद्ध है, पार्लियामेंट्री सिस्टम के अगेंस्ट है। इस आधार पर भी इसकी आलोचना की गई है। इसके साथ साथ न्यायिक सक्रियता के विपक्ष में ये भी तर्क दिया जाता है कि न्यायिक सक्रियता से जनहित याचिकाओं का दुरुपयोग भी हो सकता है। जो अभी हम जिक्र कर रहे थे कि पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन जो है, जनहित जो याचिकाएं हैं जो कि न्यायिक सक्रियता के पक्ष में है, जिससे कि न्याय शीघ्र मिलता है, सुलभ मिलता है, तो आलोचना करने वाले कहते हैं कि न्यायिक सक्रियता से जनहित याचिकाओं का दुरुपयोग भी हो सकता है। अनेक बार व्यक्ति अपने आप को लोकप्रिय बनाने के लिए क्या है, जनहित याचिकाओं का प्रयोग कर सकता है, और ये वास्तव में एक प्रकार से जनहित याचिकाओं का क्या हुआ, दुरुपयोग हुआ। तो आलोचना करने वाले कहते हैं कि न्यायिक सक्रियता के विपक्ष में ये भी तर्क दिया जाता है कि न्यायिक सक्रियता से जनहित याचिकाओं का दुरुपयोग हो सकता है, मिसयूज हो सकता है। तो इस आधार पर भी इसकी आलोचना की गई है। और साथ ही साथ आलोचना करने वाले ये भी कहते हैं कि ये एक प्रकार से प्रजातंत्र के विरुद्ध है, डेमोक्रेसी के अगेंस्ट है न्यायिक सक्रियता। क्योंकि डेमोक्रेसी में, लोकतंत्र में क्या होता है, लोकतंत्र की परिभाषा हम देखें तो लोकतंत्र जनता के द्वारा जनता के लिए शासन है। लोकतंत्र की बहुत ही फेमस परिभाषा डॉक्टर अब्राहम लिंकन के द्वारा दी गई है, जो कि अमेरिका के राष्ट्रपति भी रह चुके हैं। तो आलोचना करने वाले कहते हैं कि न्यायिक सक्रियता के विपक्ष में ये तर्क है कि वो प्रजातंत्र के विरुद्ध है, और प्रजातंत्र में जनता अपने जो प्रतिनिधि हैं, रिप्रेजेंटेटिव हैं, उनको बाकायदा चुनती है, और उन प्रतिनिधियों के द्वारा ही प्रशासन जो है वो चलाया जाता है। और ये निर्वाचित प्रतिनिधि जो होते हैं वो जनता के प्रति उत्तरदायी होते हैं, रिस्पॉन्सिबल होते हैं। और एक प्रकार से जो प्रशासन जो चलाना है वो हम कह सकते हैं कि खाला जी का घर नहीं है। प्रशासन चलाना एक आर्ट है, एक कला है, और इसको केवल और केवल जो प्रशासनिक कला में जो माहिर होते हैं, जो स्पेशलिस्ट होते हैं, वही व्यक्ति चला सकते हैं। अगर हम न्यायाधीश का जिक्र करें, जजेस का जिक्र करें, तो वो बुद्धिजीवी होते हैं। वो केवल अपने क्षेत्र में, यानी कि कानून के क्षेत्र में, लॉ के क्षेत्र में स्पेशलिस्ट होते हैं, माहिर होते हैं, और प्रशासन को चलाने से उनका कोई लेना देना नहीं होता है। तो इस प्रकार से आलोचना करने वाले कहते हैं कि ये प्रजातंत्र के, डेमोक्रेसी के एक प्रकार से क्या है, विरुद्ध है। और साथ ही साथ आलोचना करने वाले ये भी कहते हैं कि न्यायिक निरंकुशता को प्रोत्साहन इससे मिल सकता है। आलोचना करने वाले कहते हैं कि न्यायिक क्रियाशीलता की इस आधार पर भी आलोचना हम कर सकते हैं कि न्यायिक निरंकुशता को भी लगातार इससे प्रोत्साहन मिलता है। न्यायिक क्रियाशीलता से न्यायपालिका की निरंकुशता स्थापित होने का भय बना रहता है, तो इसलिए भी इसकी आलोचना हुई है। तो इस प्रकार से न्यायिक सक्रियता के विपक्ष में अनेक तर्क दिए गए हैं, जिनमें शक्तियों के पृथक्करण सिद्धांत के विरुद्ध शामिल है, उत्तरदायित्व के सिद्धांत के विरुद्ध, न्यायपालिका के प्राथमिक कार्य में बाधा, संसदीय व्यवस्था के विरुद्ध, न्यायिक सक्रियता से जनहित याचिकाओं का दुरुपयोग होना, प्रजातंत्र के विरुद्ध, और न्यायिक निरंकुशता को प्रोत्साहन शामिल है।